नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में यूजीसी के नए कानूनों ने विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर भेदभाव को और ज्यादा बढ़ा दिया? क्या वाकई में 1500 से ज्यादा कॉलेज, 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, 20 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में एक खाई को बढ़ा दिया? क्या वाकई में सवर्ण और जिसे जनरल कहते हैं, क्या उनके लिए कॉलेज में होना, यूनिवर्सिटी में होना और बिना विवाद, बिना एफआईआर, बिना कानूनी पेचीदगियों के अपनी डिग्री को हासिल करना, क्या यह मुश्किल हो गया है? क्या वाकई में ओबीसी को भी उन नियमों के दायरे में ले आना समाज को और बांटने का काम कर रहा है? जैसे ही यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी हुई, पूरे देश भर के अंदर बवाल शुरू हो गया। बवाल इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए नया ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक इस ड्राफ्ट और इस कानून को रोक दिया है, यूजीसी के नियमों को होल्ड कर दिया है और कहा है कि वर्तमान में 2012 के जो नियम हैं उन्हीं के आधार पर एक्शन होगा और रिएक्शन होगा। लेकिन क्या जो रिएक्शन आया उसने एक और ड्राफ्ट को विड्रॉवल के लिए सरकार को मजबूर किया? और क्या इसको लेकर जो मंशा थी वो मंशा स्टूडेंट के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाई? और क्या हर एक समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट से ही होगा? आज बात इसी पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम सिंह समोता जी, छात्र नेता हैं, लेक्चर राज सिंह हैं, साथ में हमारे साथ क्षितिज मित्तल हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। क्षितिज, आपसे शुरू मैं करना चाहूंगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है, 19 मार्च तक के लिए होल्ड कर दिया है। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि भाई इसका दुष्प्रचार हो सकता है, दुष्परिणाम हो सकते हैं, मिसयूज हो सकता है और इसलिए इसको होल्ड किया गया और नए ड्राफ्ट के लिए कहा गया? बिल्कुल विजेंद्र, सबसे पहले धन्यवाद आपको। बात यह है विजेंद्र, ये नए नियम आए 2026 के और ये 13 जनवरी लागू हुए हैं। तो इसके अंदर ये है कि जहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि सेक्शन 3 और 3E और ये नए नियम के जो सेक्शन 3C और 3E, तो 3 परिभाषा देता है भेदभाव की और 3C देता है परिभाषा जाति आधारित भेदभाव की। अब जो भेदभाव की जो परिभाषा है उसके अंदर नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता और सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी है इंक्लूडेड। और जो 3C है वो कहता है कि सिर्फ भेदभाव अगर अनुसूचित जातियां, जनजातियों और पिछड़े वर्ग SC, ST, OBC के अगर अगेंस्ट होगा तो ही वो जातिगत उसको भेदभाव माना जाएगा। जैसे बहुत ज्यादा क्षितिज, वापस में आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपका ऑडियो थोड़ा कट रहा है। लक्ष्य राज, आपको क्या लगता है वाकई में इसको विड्रॉ होना चाहिए और 2012 का जो नियम है यूजीसी का उसी को लागू करना चाहिए? उसमें भी आप कुछ संशोधन चाहते हैं? क्योंकि एक सोच है, देखिए, जब स्कूल कॉलेज में पहुंच जाते हैं ना बच्चे, तो फिर वहां भेदभाव नहीं, समानता होनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसे नियम है जो समानता के अंदर विषमता को पैदा करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लाकर खड़ा करते हैं। जबकि बीते साल के आंकड़े देखें तो इस तरीके की कंप्लेंट जो ऑल ओवर इंडिया आई वो 0.0008% कंप्लेंट है सिर्फ, उसके बावजूद ये कठोर नियम है। जी बिल्कुल, देखिए मेरा मानना ये है कि जो स्टे आया है उसके पक्ष में मैं बोलना चाहूँगा। मैं और मेरे साथ राजस्थान और प्रदेश और हिंदुस्तान के सभी युवा, मेरे को लगता है अगर वो पढ़ा लिखा युवा है तो वो सब इसी के पक्ष में होंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। विश्वविद्यालय में अगर अपनी जातिगत भावनाएं, दुष्भावनाएं पैदा होने लग गई तो छात्र पढ़ेगा कब? छात्र पढ़ाएगा क्या? मतलब छात्रों को अगर इस भाग में इस हिसाब से बांटा गया कि तू इस कैटेगरी का है, तू इस कैटेगरी का है, तो वो जब संवैधानिक पदों पे बैठेगा, वो राजनीतिक पदों पे बैठेगा, तो वो यही चीजें सीख के अपने एरिया में जाएगा, अपने एरिया की पॉलिटिक्स में भी वो ये बातें रखेगा।
तो इसकी मानसिकता जातिवादी हो जाएगी। मेरा मानना ये आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत सराहनीय है, हम उसे की सम्मान करते हैं और आगे भी इसी प्रावधान में कोई चेंजेस ना हो, 2014 से जो चलता रहे वही आगे चलता रहे, क्योंकि विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है और सभी छात्र, मेरे साथ आज विश्वविद्यालय में और भी छात्र नेता थे और भी भाई थे जो सभी कास्ट कैटेगरी के थे, उन सभी ने इसी की फेवर में बोला है कि यूजीसी में जो ये बिल पास हुआ है इसके विरोध में वो बोले कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज जातिगत बांट रही है छात्रों। ठीक है, राम सिंह समोता जी, क्या ये वाकई में एक डर पैदा कर रहा है सवर्ण के अंदर कि भाई पता नहीं कौन कैसा एलिगेशन लगा दे, पूरा करियर खराब कर दे? आप इसको समझिए सर, क्योंकि इसमें दो बड़े राइडर हैं। पहला राइडर तो ये कि अगर झूठी कंप्लेंट भी है तो उस झूठी कंप्लेंट के झूठे सिद्ध होने पर भी कोई एक्शन नहीं, कोई सजा का प्रावधान नहीं। पहली चीज तो ये है। दूसरा है कि जो कमेटी है जो चेक करेगी उसके अंदर कोई सवर्ण नहीं है। अब मैं बार बार सवर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद जाति के अगेंस्ट हूं, लेकिन ये पूरे तरीके से जाति को ही फैब्रिकेट किया गया है। आपको लगता है दो बड़े ऐसे कारण हैं जिन्होंने एक ऐसा डर पैदा कर दिया है कि पता नहीं नाम लेके भी बोले, अच्छा स्टूडेंट हो, ब्राइट स्टूडेंट हो, उसे रंजिश हो, पॉलिटिकल रंजिश हो, 50 चीजें, और वो जाके एलिगेशन लगा देगा कि मेरे साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे हैरेस किया। फिर आप करते रहिए जो करना है। देखिए विजेंद्र जी, मैं सबसे पहले ये बात पूछना चाहता हूँ उन लोगों से भी और यूजी से भी कि ये कानून आया क्यों। 2012 का जो एक्ट था वो इतना कमज़ोर था कि उसके बाद में भी लोग सुसाइड करते रहे। किसी न किसी प्रकार का जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर जो भेदभाव संस्थाओं में हो रहा है उसके कारण लोग सुसाइड करते रहे। रोहित वेमुला उसके कारण सर, उसके कारण चलिए आंकड़ों ये पर बात मैं विजेंद्र जी, ये क्या है, एक पर्सपेक्टिव है सर। मैं आपसे पूछता हूं, 150 के आसपास कॉलेज देश भर में जी, 250 के आसपास यूनिवर्सिटीज जी, 20 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स, 20 करोड़ में से सीधे सीधे काट देते हैं 50% जो आरक्षण के साथ है, मतलब 10 करोड़ स्टूडेंट है। अब बताइए 2025-26 का आंकड़ा क्या है जिसमें सुसाइड और हैरेसमेंट के केस दर्ज हुए? जी विजेंद्र जी, जो आंकड़े जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोहित वेमुला और पायल तडवी और सोलंकी सुसाइड के बाद में जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाई और यूजीसी ने विश्वविद्यालय, देश के तमाम विश्वविद्यालय में सर्वे करवाया। उसके बाद में 5 साल का जो आंकड़ा आता है सामने, वो 118% इस प्रकार के भेदभाव बढ़े हैं। ये खुद यूजीसी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे सर मुझे बताइए, मैं नहीं कह रहा विजेंद्र जी, अरे भाई मैं आंकड़ा पूछ रहा हूं ना आपसे। चाहता हूं कि अगर मैं एक उदाहरण देता हूं, जी, 2024 में 1 मामला आया, 2025 में 2 मामले आए जी, अब ये कितना हो गया? ये 100% इजाफा हो गया, लेकिन आंकड़े तो 2 ही है ना। इसका कारण आप इसको 108% पे मत आइए, मुझे एग्जैक्टली बताइए कि 10 करोड़ जो आरक्षित भाई बहन हमारे, उनमें से कितने केस दर्ज हुए हैं, ये बताइए सर। देखो इसमें वरना मैं बताता हूं, फिर मैं बताता हूं आपको इसका उद्देश्य क्या है। इसमें आपको देखो कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर और अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग, दिव्यांगजनों तथा इनमें से किसी भी सदस्य के साथ भेदभाव, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं इनका सीधा सीधा सा अर्थ है कि किसी भी वर्ग के, ईडब्ल्यूएस तो किसी कोई वर्ग तो होगा ना, ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी, उनके साथ भी शोषण होता है, उनका उल्लेख कर रखा है ना इसमें। लेकिन जो संसदीय कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी हैं, उस कमेटी ने जब यूजीसी ने ड्राफ्ट दिग्विजय सिंह जी की कमेटी को दिया, जिसमें राजस्थान के माननीय सांसद घनश्याम तिवारी जी भी उसके मेंबर है, जैसे उस कमेटी ने, संसदीय कमेटी ने अपना ड्राफ्ट यूजीसी को दिया और केंद्र सरकार को दिया और सुप्रीम कोर्ट को दिया, उस कमेटी में क्या क्या सिफारिशें थी उस पर कहीं भी पूरे देश में चर्चा नहीं है। दिग्विजय सिंह की कमेटी में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि कोई भी विद्यार्थी अगर झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ आर्थिक प्रावधान होंगे, दंड के, उसको संस्था से बाहर किया जाएगा। लेकिन यूजीसी ने अपने इशारे पे या अपने स्वविवेक से इसको हटाया क्यों? क्या सरकार के कहने पे इसको हटाया गया? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ओबीसी छात्रों और अन्य हितधारकों के उत्पीड़न को भी जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। क्या कह रहे? एससी एसटी पहले से था, इन्होंने कहा ओबीसी छात्रों और अन्य हितधारक, अन्य हितधारक में सभी वर्ग आ जाते हैं जो किसी भी संस्था में पढ़ते हैं। इस सुझाव को यूजीसी ने अपने स्तर पर विड्रॉल क्यों किया? इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में 50% सदस्य
SC ST OBC के होंगे 50% सदस्य, इसके अलावा अन्य वर्गों के स्टूडेंट होंगे। ये किस समिति के, जो समिति का ड्राफ्ट था उसे यूजीसी ने किसके कहने पे हटाया? इसके अलावा उन्होंने कहा कि भेदभाव की जो स्पष्ट परिभाषाएं हैं उसको उदाहरण सहित यूजीसी को समझाना होगा कि किस किस प्रकार से किस किस भाषा या जाति के आधार पर भेदभाव होगा, उसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। इन मूल विषयों पे चर्चा कहीं नहीं है। अब आप सही ट्रैक पर हैं राम सिंह जी, अब आप सही ट्रैक पर हैं, पे की जा रही है। अब आप सही ट्रैक पर है और मेरे प्रोग्राम का इंटेंशन भी यही है। जो आपने शुरू में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की ना रोहित वेमुला और बाकी के जरिए, ये एक पर्सपेक्टिव था सर। अब मैं आंकड़े बताऊं आपको, 387 के आसपास देश भर के आंकड़े हैं सिर्फ जिनमें कंप्लेंट दर्ज हुई है, और ये 10 करोड़ के मुकाबले में 0.008% है सर। इससे ज्यादा कोटा के अंदर जाकर देखिए जो सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। इस पर नैरेटिव मत बनाइए, क्योंकि ये कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर सबको समान रूप से आगे लाने की बात है, किसी के साथ भेदभाव जाति के आधार पर नहीं। हमारे साथ अभिषेक ठाकुर जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं श्री राजपूत करणी सेना से। अभिषेक ठाकुर जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है, कि भाई 19 मार्च तक तो इसके बारे में बात ही मत कीजिए, 2012 का ही लागू होगा। उसके बावजूद इसके अंदर ऐसे प्रावधान हैं जो एक भविष्य के अंदर दुष्परिणाम देंगे, तो इसका ड्राफ्ट 0 से तैयार कीजिए। अब जरा बताइए श्री राजपूत करणी सेना का स्टैंड क्या है? क्या 19 मार्च तक इंतजार होगा या इसके नए ड्राफ्ट के लिए कुछ करने वाले? साहब देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा, बहुत सारी बार आपने देखा कि ऐसे कई बिल आते हैं जिसमें टारगेट करा जाता है। हम रुकने वाले नहीं है, ना हम झुकने वाले हैं। हम डंके की चोट पर हम समाज में बैठक कर रहे हैं, समाज के लोगों से मिल रहे हैं। और ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो इसको स्वर्णवर्षित दलित बनाया जा रहा है, स्वर्णवर्षित दलित मत ना बनाया जाए। ये सनातन को तोड़ने वाला बिल है। हम एक एक कट्टर हिंदू सनातनियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद कितनी बार कहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। मैं हमारे सूबे में उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। उसके बावजूद ऐसा बिल लाना जिससे कि बंटवारा हो, जिससे कि आप देखेंगे समाज में ऐसा मैसेज जाए। कल ने कोई भी, आज जेएनयू के अंदर लिख दिया जाता है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उसका विरोध हम लोग करने का काम करते हैं, हम उसकी आवाज उठाते हैं। मेरे ऊपर उसमें भी कई बार मुकदमा भी दर्ज है, हमने वो आवाज उठाई इसके लिए। लेकिन आज के बाद क्या कोई स्वर्ण छात्र इस बात का विरोध कर पाएगा कि उसको कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो? कोई अगर करेगा तो उसको दूसरी तरीके से फंसा दिया जाएगा। ये तो जजिया टैक्स की तरह है, जैसे जजिया कर लगा था वैसे आज स्वर्ण के छात्रों को जजिया कर देना पड़ेगा क्योंकि वो स्वर्ण है। आपको इस बारे में कब पता चला कि भाई ऐसा हो गया है, यूजीसी ने ऐसे नियम निकाल दिए? बहुत जागरूक है ना सर, कब पता चला? साहब एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जितने भी नियम आ रहे हैं बन करके, ये यूजीसी आया, हम ये कहते हैं कि आप जोड़ने वाला बिल लेकर के आओ। हमने हर बिल का समर्थन करा जिसमें जोड़ने की बात हो रही है, जिसमें लोगों को बांटने की बात हो रही है, हम उस बिल का समर्थन नहीं करते। बताइए पहला विरोध कौन सी तारीख को किया? साहब हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं। कब से बताइए ना, तारीख बताइए। जब से इसका आया 11 तारीख के बाद से हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं तो अभी पहले दिल्ली था, फिर आकर के मैंने रायबरेली में भी विरोध करा। अभी 5 दिन पहले आप देखेंगे मैं विरोध कर रहा हूं, मैं गली गली जाकर के लोगों से मिल रहा हूं। इसके कौन कौन से उसमें दिक्कत आ रही है क्लोज में? साहब सबसे क्या है साहब, सबसे बड़ी हमारे को दिक्कत यह है कि हम बांटने वाले लोगों के साथ नहीं। अरे भाई ये तो जानने की चीज हो गई ना, एक बिल आया है, एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें कहां प्रॉब्लम है आपको? साहब हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर है कि कोई भी इसमें आकर के बता देगा, बोल देगा कि उसका नाम नहीं बताओगे आप किसने कंप्लेंट करी है। क्या बात हुई है? बिल्कुल जैसे कि आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे। आपने पढ़ा है क्या? मैं बस जानना चाह रहा हूं, आपने यूजीसी का 2025 का ड्राफ्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? साहब मैं तभी तो बता रहा हूं आपको कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा देगा, आपको कोई बोल देगा कि आपने उसको ये जाति सूचक शब्द कहा या कुछ भी कहा, ठीक है, तो आपके ऊपर फिर आप कहां जाएंगे? आप बताइए। अरे भाई वो तो 2012 के बिल में भी था, उसमें नहीं था क्या? तो हम तो वही बात तो कह रहे हैं, लेकिन इसको नए तरीके से ला करके इसको बखेड़ा खड़े करने की क्या जरूरत है? क्या नया लेकर आए और क्या हटाना है इसमें से? इसमें से ये हटाना है कि जो आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, स्वर्णवंशित दलित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत करो। बांट कैसे रहे हैं बताइए मुझे? कि आप स्वर्णों के इसमें कुछ क्लोज होंगे ना, इसमें कुछ क्लोज होंगे, कुछ नियम होंगे, क्या है वो जिनको हटाने की बात हो रही है?
और जिसको लेकर विरोध हो साहब, रहा है। हम कहते हैं अगर आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार वो देता अभी तक था 2012 में था, उससे 2012 के बिल में था, लेकर के आप उसको क्या वो खत्म कर आरक्षण रहे में हो? है? ला करके अभिव्यक्ति की आजादी खत्म होगी साहब इससे। समझिए सर, समझेंगे तो पॉइंट सही रहेंगे। समझिए कि क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्यों इसे सवर्ण वर्सेस अदर्स कहा जा रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि स्वर्ण स्टूडेंट्स ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जाएंगे, डिग्री लेकर आएंगे या वहां से एफआईआर लेकर आएंगे। इसको समझिए सर। क्षितिज मित्तल, क्या वाकई में इस विरोध के बाद मैं ये मान लूं और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बाद मैं ये मान लूं कि जो एक बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे जो कंप्लेनर होगा अगर वो सही नहीं है तो भी वो बरी होगा, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए सजा का प्रावधान होगा, कठोरतम सजा, ताकि वो झूठा मुकदमा दर्ज करने से पहले, झूठी कंप्लेंट दर्ज करने से पहले 100 बार सोचे। दूसरा, जो भी कमेटी इसके लिए बात करेगी, जो इसका जिसको डिसीजन मेकर होंगे, उसमें सवर्ण प्रतिनिधित्व भी होगा, यह भी इसमें ऐड होगा। क्या मानकर चले नए ड्राफ्ट में इसके लिए फोर्स किया गया है और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर बहुत सख्त है। विजयन जी, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है प्रोविजंस को, और 19 मार्च के लिए रखा है, और सरकार को कहा है कि आप इस पे वापस सोचिए, विचार करिए और नया अमेंडमेंट, नया इसको ड्राफ्ट करके लेके आइए। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 2-3 ऐसे अनुभव व्यक्तियों को रखिए जिनको समाज का और सोसाइटी का पता है, क्योंकि आज हो क्या रहा है इस बिल के आने के बाद, जो चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम 75 साल हो गए, हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ने चाहिए जहाँ पे कोई कास्ट जाति के बीच में भेदभाव ना हो, पर इससे और बढ़ रहा है। तो अब ये मैं समझ सकता हूँ कि जब 2012 का रेगुलेशन वापस सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की पावर को इस्तेमाल करते वापस 2012 के रेगुलेशन लागू होंगे, तो मैं समझ सकता हूँ कि सरकार वापस सोचेगी और जो नियम जो है, जो बड़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं, जैसे कि सेक्शन 3C हो गया, जिसके अंदर आपने भेदभाव ऑलरेडी डिफाइंड सेक्शन 3E के अंदर, उसको आपने और नैरो कर दिया कि सिर्फ SC ST OBC के अंदर होगा। मतलब अगर कोई नॉर्थ इंडिया का अगर स्टूडेंट है, साउथ इंडिया जाता है और वो सवर्ण कास्ट से बिलोंग करता है, अगर उसके ऊपर कोई भी रेसिस्ट टिप्पणी की जाती है तो वो रेमेडीलेस है, उसके लिए कोई भी एक प्रावधान नहीं कि वो क्या करे। अब मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि नए ड्राफ्ट के अंदर रैगिंग, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि रैगिंग का प्रावधान भी हो, और सिर्फ इसको SC ST OBC के लिए नहीं रखा जाए, सारे स्टूडेंट हैं, भेदभाव है इसमें। तो और मैं ये समझता हूँ कि जो कमेटी बनेगी उसके बाद जो इसको कंप्लेंट को रिजोल्यूशन करने के लिए, उसके अंदर सारे मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि आप जब किसी कॉलेज में, अगर कोई यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके बाद वो बाहर बन के निकलता है तो समाज को एक नजरिए से देखना है, वरना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कैरी करेगा आगे, उससे बहुत दिक्कत आप देखने को मिलेगी। हमारा एक एम है कि हम कास्टलेस सोसाइटी पे, जहाँ पे ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जाति के आधार पर, आपने बिल्कुल सही बात कही है राम सिंह समोता, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई जब किसी के अगेंस्ट हैरेसमेंट होता है तो उसमें कहां से आ जाता है कि SC है, ST है, OBC है, ये दिव्यांग है, ये सवर्ण है, वो छात्र है। जब कोई मरता है ना, चाहे वो रोहित वेमुला ही हो, मैं आपकी भाषा में आगे बढ़ देता हूं, तो भारतीय छात्र चला गया सर, भारत का एक स्वर्णिम सितारा चला गया जो भविष्य में पता नहीं क्या करता। और ऐसे ही कोटा के अंदर स्टूडेंट चले जाते हैं। सवाल यह है कि UGC जब नियम बना रहा है तो उसको सेलेक्टिव क्यों बनाता है, उसको सबके लिए क्यों नहीं बनाता कि भाई जिसके अगेंस्ट हैरेसमेंट होगा, जिसके अगेंस्ट हैरेसमेंट के सबूत मिलेंगे वहीं कठोर एक्शन होगा। विजेंद्र जी, और भी मुद्दे हैं। मैं आपके चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले आप UGC जो एक्ट 2026 आया है उसको आप धैर्य से, पेशेंस के साथ में, बड़े माइंड सेटअप के साथ में पढ़िए कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। दूसरा सवाल, इसी ड्राफ्ट को लेकर माननीय राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसमें बहुत से सांसद मेंबर है, उस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है इस देश को, वो भी पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि कौन वो लोग हैं, कौन सी वो ताकतें हैं जो इस देश को बांटना चाहती है, सिर्फ राजनीतिक अखाड़े के लिए युवाओं को लड़ाना चाहती है। दिग्विजय सिंह जी की कमेटी ने 5 जो सुझाव दिए थे उनको किसके इशारे पे UGC ने गायब किया, वो 5 बातें मैं आपके साथ के माध्यम से समझाना चाहता हूं। बात नंबर 1, OBC छात्रों और अन्य हितधारकों के उत्पीड़न को भी
जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। नंबर 2, दिव्यांगता को भी भेदभाव के आधार के रूप में मान्यता दी जाए। नंबर 3, इक्वलिटी कमेटी की संरचना बदली जाए ताकि सदस्यों वाली समिति में SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक और निर्णय निष्पक्ष हो। नंबर 4, भेदभाव की स्पष्ट पहचान उदाहरण नियमों में लिखे जाए ताकि किसी मामले को संस्थान मनमाने ढंग से सही या गलत न ठहरा सके। नंबर 5, हर साल जातिगत भेदभाव के मामलों का सार्वजनिक खुलासा, फैकल्टी और प्रशासन के लिए अनिवार्य संवेदनशील प्रशिक्षण और छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता व कानूनी मदद सुनिश्चित की जाए। मैं इस देश से पूछना चाहता हूं कि इन 5 प्रावधानों को यूजीसी ने किसके इशारे पे खत्म किया, या अपनी मनमर्जी से किया, या किसी के इशारे पे इस देश को बांटने की साजिश रची जा रही है पूरे देश में? नहीं, लेकिन क्या यूजीसी अपने आप कुछ भी हटा सकती है? बिल्कुल, संसदीय कमेटी कह रही है अपनी ड्राफ्ट। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया में बताया कि हमारी कमेटी के अध्यक्षता में बाकायदा ड्राफ्ट तैयार किया। क्या यूजीसी उसमें से क्लोज हटा सकती है? क्या यूजीसी लोकसभा की उस कमेटी से भी ऊपर है? बिल्कुल, ये तथ्य सामने है ना। दिग्विजय सिंह जी कमेटी के चेयरमैन है, वो खुद कह रहे हैं। आप न्यूज में उठा के देखिए क्या कह रहे हैं वो। मेरी बात सुनिए, किसी भी बिल को लेकर जो कमेटी होती है, उस कमेटी के जो सदस्य होते हैं, उसमें चेयरमैन भी जो होता है, वो सजेशंस देते हैं जी, वो देते हैं सजेशन जी। लेकिन फाइनल बहुमत के साथ कितने सजेशन को स्वीकार किया जाता है, कितने को नहीं किया जाता है, उस पर कितनी वोटिंग हुई है, कितने बहुमत से पास हुआ है, और पास हुए ड्राफ्ट के अंदर क्या है और क्या नहीं है, यहां के बाद यूजीसी का खेल शुरू होता है। अब मुझे बताइए कि जो फाइनल ड्राफ्ट दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में अप्रूवल हुआ, क्या उसमें सजेशन थे? ये सजेशन उसमें थे। अरे सर, कैसी बात? मैं कह रहा हूं ना सर आपको, विजेंद्र जी, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, ये सभी सजेशन संसदीय कमेटी ने अपनी ड्राफ्टिंग में दिए थे, और ये ड्राफ्टिंग सुप्रीम कोर्ट में भी दी थी और यूजीसी को भी दी थी। यूजीसी ने मॉडिफाई करके इन सब चीजों को अपने हिसाब से हटाने के उनके अपने अपने तर्क है यूजीसी के। इन चीजों को, पॉइंटों को हटाने के लिए यूजीसी ने अपने अपने तर्क रखे हैं। उसके बाद में यूजीसी ने ड्राफ्ट करके जारी किया है। एक सांसद है, राज्यसभा का जिम्मेदार व्यक्ति है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्षितिज, आप मुझे समझाइए भाई, जो कमेटी होती है लोकसभा के अंदर, जो कमेटी होती है, वो सब सदस्यों को सुनती है, सजेशंस को लेती है, सजेशन पर वोटिंग होती है, बहुमत से वोट के साथ सजेशन पास होता है, नहीं होता है, वो ड्राफ्ट का हिस्सा होता है। अब मुझे बताइए कि जो फाइनल ड्राफ्ट दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता के अंदर बनाया गया, वो लोकसभा से अप्रूव होकर यूजीसी गया है, या डायरेक्ट यूजीसी गया, और यूजीसी के पास क्या वाकई में ये पावर है कि वो उसको संशोधित कर दे या उसको बाईपास कर दे? देखिए, मुझे दिग्विजय सिंह जी ने अगर ये कहा है नहीं कहा है उसके बारे में तो मुझे अभी इस बारे में नॉलेज नहीं है, परंतु जो आपका सवाल है कि क्या यूजीसी कर सकता है ये या नहीं कर सकता है अपने आप, तो ये एक तो नियम है, ये एक्ट नहीं है, नियम है। नियम यूजीसी एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। यूजीसी एक्ट 1956 का जो यूजीसी एक्ट है, और यूजीसी एक ऑटोनोमस स्वायत्त बॉडी है, सरकार के द्वारा क्रिएट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्रिएटेड। तो वो यूजीसी का उनके ऊपर है कि वो कोई भी नियम बना सकते हैं। अगर उनके रिकमेंडेशन उनको लेनी है या नहीं लेनी है, वो यूजीसी के ऊपर है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि यूजीसी उन सजेशंस को माने या ना माने, उन्हें ले या ना ले, ये पूरे तरीके से यूजीसी के ऊपर निर्भर करता है। लक्ष्य राशि भाई, फिर तो यूजीसी जो कर रही है वही सवाल के घेरे में है, और सबसे बड़ा सवाल अब यूजीसी की मंशा पर है कि वो किसकी मंशा को पूरा करने के लिए वो सब ऐड कर रहा है, जिससे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र एक दूसरे के चेहरे से ज्यादा, उसके व्यवहार से ज्यादा, उसकी जो नाम के पीछे की जाति लिखी है ना, उस पर फोकस करें। देखिए साहब, ये मंशा छात्रों की तो बिल्कुल नहीं है, ये मंशा राजनेताओं की है। जो ऊपर केंद्र में बैठे हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ऐसे बिल लाते हैं। एक आम छात्र जो धरातल पे स्टूडेंट हेल्प कर रहा है, जैसे मैं पिछले 5 साल से राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रहा हूं, मुझे अध्यक्ष रूप में राजस्थान कॉलेज से इन्होंने चुना भी है। मुझे 5 साल हो गए राजस्थान विश्वविद्यालय में, आज तक मेरे पास ऐसा एक उदाहरण नहीं है कि किसी भी पीड़ित छात्र या SC के छात्र, OBC के छात्र या किसी भी भाई, जनरल के भाई ने मुझे ये बोला हो कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है। क्योंकि उस शिक्षा के मंदिर में अगर वो क्लासरूम में बैठा है, कोई भी उसका गुरु उसे ये सिखाता नहीं है। एक यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट में अगर वो घूमेगा, कैंपस में घूमेगा, कभी ऐसी टिप्पणी नहीं होती उसके ऊपर। तो आज तक अगर ये जातिवाद भावना कभी किसी स्टूडेंट के मुंह से नहीं निकल के आई, तो ये बिल किसके लिए?
बिल तो स्टूडेंट के लिए, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप यूनिवर्सिटी के अंदर का ही बिल जब उसके काम ही नहीं आ रहा है 2014 से लेके आज तक, आप अभी तक सभी का उसकी बहुत बात बहुत नहीं है। शुक्रिया। हम मानकर चल रहे हैं कि इसमें बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा हमेशा रही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और उसी तरफ इस बिल में भी संशोधन होंगे, ये मानकर चलिए। आपको तस्वीर